नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सत्ता लाइव। स्क्रीन पे हमारे साथ जो मेहमान दिख रहे हैं वो हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं अशोक कुमार जी पांडे सर, देश के जाने माने इतिहासकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं। हाल ही में कश्मीर पे इनकी जो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे वायरल हो चुकी हैं। आज सर से हम बात करने वाले हैं देश के हालात के बारे में, इतिहास के बारे में और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत नमस्कार में, और उदगीर में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर जैसे कि इतिहास आपका पसंदीदा टॉपिक है, आपकी सावरकर हुआ, उसने गांधी को क्यों मारा, कश्मीर पे काफ़ी सारी आपकी किताबें हैं जी। जो स्वतंत्र आंदोलन का युवा और आज के युवाओं का आप मतलब किस तरह से देखते हैं, क्या फ़र्क लगता है आपको दोनों युवाओं में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तब भी मौजूद थीं और आज भी मौजूद थी। अगर आप कहें कि उस ज़माने में सारे लोग बहुत अच्छे हो गए थे और इस ज़माने में सारे लोग बहुत बुरे हो गए, तो ये भी एक ख़ास तरह का जनरलाइजेशन होता है। अगर आज़ादी की लड़ाई के दौरान आप देखेंगे तो भी बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने काम में लगे थे, जिनको आज़ादी की लड़ाई से बहुत मतलब नहीं था, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की। एक हिस्सा था जो आंदोलन में आगे आया, जिसने कोई गांधी के साथ गया, कोई भगत सिंह के साथ गया, मूवमेंट में शामिल हुए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया। लेकिन एक बात है जिसको ख़ास तौर पे देखना ज़रूरी है। आज़ादी की लड़ाई का तो लंबा आंदोलन है। अगर आप 1940 के बाद देखें तो उस ज़माने में भी हम देख रहे थे कि सांप्रदायिकता बहुत गहरे आई थी। दोनों तरफ से इधर हिंदू सांप्रदायिकता, उधर मुस्लिम सांप्रदायिकता बहुत ज़ोर पकड़ी हुई थी, जिसके चलते 47 में आप देखते हैं कि हमारा देश दो हिस्सों में टूट जाता है। और दुर्भाग्य से अभी भी हम देख रहे हैं कि 90 के दशक के बाद होना तो ये चाहिए था कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, नई नई चीज़ें आई थी, देश अच्छा खासा डेवलप कर रहा था। तो ये धर्म वरम की बात जो है धीरे धीरे घर में कैद होती जाती है और लोग आधुनिक तरीके से, जैसे बाकी देशों में, कई सारे देशों में है, आधुनिक तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दुर्भाग्य से हमारा युवा, जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, वो रामनवमी का कभी जुलूस निकाल रहा है, कभी पत्थर चला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो आज़ादी की लड़ाई के दौर से तुलना करने की जगह मैं आज का जो दौर है उस पर थोड़ा सा अफसोस ज़रूर व्यक्त करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी रह गई कि जिस युवा को चांद पर जाना था वो मंदिर से मस्जिद तक जाने में रह गया है। तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है हमारे लिए। सर जैसा कि जिक्र हुआ कि जो गैप हुआ है तैयार, आप क्या लगता है क्या रीजंस है युवक को जो कलम चाहिए थी, जिसके हाथ में कंप्यूटर चाहिए था, यानी तरक्की की ओर बढ़ना चाहिए था, वो युवा है क्यों ऐसा धर्म के? बहुत सारे कारण हैं। एक तो मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म और वैज्ञानिक सोच और इस तरह की चीज़ें राज्य के स्तर पर या बड़े बड़े संस्थानों के स्तर पर तो हुई, लेकिन ज़मीन से कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया कि समाज के भीतर ये अपना पैठ बना सके। कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि समाज के अंदर जो प्रतिगामी विचार हैं वो बने रहे, जड़ जमाए रहे, और जो ही उनको अनुकूल माहौल मिला 14 के बाद, जिस तरह की सत्ता आई आप देख रहे हैं, तो उस अनुकूल माहौल में बिल्कुल रातों रात दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करके जो छोटी छोटी विष बेल थी वो बड़े बड़े विष के, जहर के बड़े बड़े पौधों में निकल आए, और वो सारी चीज़ें आप सड़क पर देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सामाजिक आंदोलन की कमी एक बहुत बड़ी कमी थी, और हमारे जैसे जो लोग हैं जो सोचते थे, इन लोगों ने शायद अपनी बात और बाकी सारी चीज़ें बड़े शहरों और शहरों तक ही सीमित रखी। कस्बों और गाँवों को छोड़ दिया गया। वहाँ जिस तरह का लगातार प्रचार होना चाहिए था, जिस तरह से लोगों के बीच में काम होना चाहिए था, मतलब अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि जिस तरह से एक ज़माने में ज्योतिबा फुले ने काम किया था या गांधी ने काम किया था कि लोगों के बीच में जाकर लगातार संवाद करके और उनको बदलने की कोशिश करना, वो काम मुझे लगता है कि छूट गया, पीछे छूट गया। संवाद जो कम हुआ है, जैसा अभी बात हुई, अभी आप देख रहे हैं कि स्कूल अलग बन रहे हैं, कॉलेज अलग बन रहे हैं, घर भी अलग बन चुके हैं, तो ये भी काफ़ी सारा इफेक्ट कर रहा है। हाँ, देश के अंदर अगर कई कई देश बन जाएंगे तो दिक्कत तो होगी। मैं तो हमेशा उदाहरण घरों का देता हूँ। मैं गुजरात में काफ़ी टाइम रहा, दिल्ली में देख रहा हूँ कि जो ये सोसाइटीज़ बनी हैं देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत मॉडर्न लगती हैं, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये आधुनिक विचारों की जगह पुरोगामी जो विचार हैं हमारे, उनका केंद्र बनती चली जा रही हैं। आप ये देखिए कि ऐसी कॉलोनी हैं जो केवल एक जाति के लोगों के लिए हैं। बहुत सारी कॉलोनी मैंने देखा, गुजरात में मैंने देखा कि एक तरह के पटेल ही रह सकते हैं उसमें, या एक तरह की जाति के लोग ही रह सकते हैं। दिल्ली में भी है कि अगर कोई मुस्लिम या दलित घर ढूंढने जाता है तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में उनको घर नहीं मिलता है। यानी वो सोसाइटीज़ बेसिकली जो है, कहने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, कहने के लिए सबके लिए हैं, लेकिन बेसिकली वो अपर कास्ट की एक सोसाइटी बन के रह जाती है। इसमें नुकसान क्या होता है कि जो बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है उसको अक्सर ये पता ही नहीं होता है कि मुस्लिम कैसे होते हैं, ईसाई कैसे होते हैं, सिख कैसे होते हैं,
दलित कैसे होते हैं, गरीबी क्या होती है, और सारी उसको लगता है कि बस मैं, मेरा परिवार, मेरी सुरक्षा, मेरी सुविधा और मेरी तरह के लोग। तो ऐसे बच्चे को जब मुसलमानों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ या बाकी सारी चीज़ों के खिलाफ, और स्कूलों का जो हाल है वो तो आप जानते ही हैं कि स्कूलों में तो अब किसी आदर्श की पढ़ाई होती नहीं है, तो ऐसे बच्चे को जब व्हाट्सएप के मैसेजेज मिलते हैं या इस तरह का दुष्प्रचार होता है तो उसके दिमाग पर तुरंत असर होता है, क्योंकि ज़ीरो होता है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं होता है। जो उसको नॉलेज होता है वो अपनी तरह जो अगल बगल रहने वाले लोग हैं उनके थ्रू होता है, और वो अक्सर दुष्प्रचार और नेगेटिव नॉलेज ही होता है। तो इस तरह का बंटवारा तो बढ़ा है, और देश के अंदर कई देश बन जाना खतरनाक तो है ही। सर, कश्मीर आपका एक रुचि वाला सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल, कश्मीर की बात बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। अभी हाल ही में कश्मीर फाइल्स आई थी। तो इस तरह की फिल्में या अलगाववादी जो इमेज बनाई जा रही है कश्मीर की, या मतलब सब चीज़ों को मतलब इसमें कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार इस बात को अपने वीडियोस में भी कि इन लोगों को कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस जाएं, ना इनका कश्मीर से कोई लेना देना है। दरअसल कश्मीर का उपयोग करना है बाकी देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, एक घटना का उपयोग करना है बाकी देश में विलन बनाने के लिए मुसलमानों को। अब अगर देखा जाए तो कश्मीरी पंडितों का जो वो हादसा था जिसमें उनको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा, निश्चित रूप से भयानक, मतलब इसमें कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता है कि एक बेहद भयावह घटना थी। साथ साथ में लेकिन ये भी देखना जाना चाहिए कि इस देश में 1947 से लेकर अब तक तमाम भयावह घटनाएं हुई हैं। भागलपुर में जो घटना हुई, दिल्ली में जो घटना हुई, दिल्ली में 84 में जो घटना हुई, गुजरात में गोधरा के बाद जो घटना हुई, तो इस तरह की इतनी घटनाएं इस देश में हुई हैं। अब अगर उन घटनाओं को याद करके हम बदला लेने की बात शुरू करेंगे तब तो अगले 100 साल हमारे बदला लेने में ही निकल जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि आप देखिए इंग्लैंड का राजा आता है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आता है, उसका ग्रैंड हम स्वागत करते हैं। भाई 47 के पहले तो इंग्लैंड ने हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए थे, तो फिर उनसे भी हम बदला लेना शुरू कर दें। तो अगर ऐसे बदले का खेल खेलेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो जानवरों की तरह लड़ती रहेगी, इसके आगे कुछ नहीं होगा। एक घटना हुई, बुरी घटना हुई, उस घटना से सबक सीखिए और आगे बढ़िए। इंतजामात ऐसे हों कि कश्मीरी पंडित वापस जा सकें, इंतजामात ऐसे हों कि कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में वैसी घटना दोबारा ना हो सके। सर, ये सब जो है राजनीतिक फेलियर, सामाजिक फेलियर, सभी फेलियर लगता है क्या आपको? हाँ, निश्चित रूप से एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी हम फेल तो हुए हैं 70 साल में। मतलब फिर से घूम के वही 40, 42, 45 के माहौल में पहुंच जाना, जहां घर घर में दंगे का माहौल बन रहा है। जिस शहर में जाइए, मतलब मेरे साथ तो ये हो गया कि जहां भाषण देने को बुलाया जाता है, कहा जाता है सर सिक्योरिटी के इशू है। मुझे हंसी आती है कि एक लेखक को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। मैं तो ना, आप मुझे देखिए ना, मेरे हाथ में कोई तलवार है ना बंदूक है, ना मुझे ना बंदूक चलाने आती है। अगर आप मुझे बंदूक दे भी देंगे तो शायद मैं चला नहीं पाऊंगा उसको। ऐसे आदमी को सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? मैं जो कह रहा हूँ वो ज़बान से कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो हिंदू मुस्लिम, मुझे यहाँ 4-5 लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता इसमें कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ना तो मैं बोलने से पहले सोचता हूँ कि मुस्लिम सुन रहा है कि हिंदू सुन रहा है। मैं तो सच बोलने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई मिलजुल के रहने में इस देश की भलाई है। अगर लड़ते रहोगे तो सारा गड़बड़ होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने समाज के भीतर जो समस्याएं हैं उनसे लड़ो, अपने समाज को बेहतर बनाओ, तभी जाके हम एक देश के रूप में आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर मेरा बोलना भी उनको खतरनाक लग रहा है तो आप सोचिए हम कैसे माहौल में पहुँच गए हैं। तो ये फेल्योर है कि नहीं है? अंग्रेज़ों के ज़माने में ये होता था कि लोग बोलते थे और अंग्रेज़ों को लगता था कि हमारे शासन पे खतरा है, तो तिलक महाराज को मांडले जेल भेज दिया जाता था, किसी को कहीं भेज दिया जाता था, गांधी के ऊपर कभी कोई केस चलता था। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में ये कहने पे कि हिंदू और मुसलमान को एक होकर रहना चाहिए, अगर आपकी जान को खतरा हो जाता है तो भाई मुझे लगता है कि मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है। एक तरफ सर एक युवा ऐसा है जो रास्ते पे सड़कों पे जुलूस लगा रहा है, नारे लगा रहा है, एक तरफ दूसरा युवा जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिवादी है, वो देश छोड़ के चला जा रहा है। इन दोनों का फर्क मतलब आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो युवा है बेचारा, जो सड़कों पे जुलूस निकाल रहा है और नारा लगा रहा है, ये जब लौट के आता है तो क्या करता है आप ये देखिए। जब ये लौट के अपने घरों में आ रहा है तो बाप की कमाई से जब तक खा रहा है, जब बाप नहीं होंगे तो ये क्या कमाएगा और क्या खाएगा? क्या इसके पास कोई नौकरी है? क्या इसके जीवन में कोई सुरक्षा है? क्या इसके पास प्रेम है? क्या इसके पास सहानुभूति है? क्या इसके पास कोई सपना है देश के लिए? जो बाहर चला गया, देखिए वो तो बाहर चला गया, कोई क्या करेगा, और बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर देश आपका इस लायक होगा तो वो बाहर से फिर लौट के आएंगे, क्योंकि अच्छी शिक्षा लेने के लिए तो आदमी बाहर जाता ही है। मान लीजिए आप लातूर के एक गाँव में पैदा हुए तो आप वहाँ से MSc PhD नहीं कर लोगे ना। आप लातूर से एक बार निकलोगे तो आप हैदराबाद हो सकता है जाओ, हैदराबाद से निकल के हो सकता है बम्बई जाओ, बम्बई से हो सकता है दिल्ली निकल के जाओ, दिल्ली से हो सकता है आप US से चले जाओ पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हासिल करने के लिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए विदेशों में जाना कोई समस्या नहीं है।
दुर्भाग्य यह है कि इस देश का माहौल ऐसा बन गया है कि आज ये सच्चाई है कि जिसके पास थोड़ा भी पैसा और सुविधा है वो चाहता है उसके बच्चे कहीं बाहर जाके पढ़ें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। होना ये चाहिए था कि बच्चे बाहर जाते पढ़ते और उस ज्ञान का उपयोग लौट कर आकर अपने देश को बढ़ाने में करते। लेकिन अगर आपके देश का माहौल ऐसा रहेगा तो बच्चे ही नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है, आपको मैं बताऊं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और अब वो हिंदुस्तान में मकान ज़मीन खरीदने की जगह इंतज़ाम देख रहे हैं कि दुबई में अगर कुछ मिल जाए, कहीं और मिल जाए, मतलब कोई अगर दिक्कत तलब मामला आता है तो वो जाकर वहाँ पे रह सकें या बुढ़ापा नौकरी करने के बाद वहाँ पे जाकर रह सकें, सुरक्षित रह सकें। ऑफिशियल डेटा भी है सर काफ़ी सारे लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसा माहौल बन रहा है देश में तो ये तो सबके लिए खतरनाक है, खास करके युवाओं के लिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों तरफ के युवाओं के लिए? नहीं, मेरे लिए कोई दो तरफ नहीं है, मेरे लिए तो सारे युवा हैं। मतलब अब चूंकि मेरी बच्ची 20-22 साल की हो चुकी है तो मतलब मैं थोड़ा सा दूसरे वाले स्टेज में जाके ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो सारे मेरे बच्चों की तरह, हिंदुस्तान के बच्चों की तरह हैं। अपने बारे में सोचिए, कम से कम थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। देश के मुस्तकबिल के बारे में अपने आप सोचना शुरू कर देंगे। आप सोचिए कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि एक कौम आपकी दुश्मन है और उसके हटाने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो सोच के देखिए कि पहला तो क्या उस कौम को हटाया जा सकता है, प्रैक्टिकल है। दूसरी बात ये कि हटा देंगे तो क्या सब समस्या हल हो जाएगी? जहाँ लोगों ने हटा दिया, भाई पाकिस्तान बना था, ठीक है ना, बांग्लादेश उसके साथ गया था, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने कहा कि हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान है, दोनों मिलकर एक देश बना लेते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना एक देश बना लिया। जिन्ना साहब ने कहा था सारी समस्या हल हो जाएगी, कौन सी समस्या हल हो गई? दुनिया की कौन सी समस्या ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं है? साथ में आप मिला के देख लीजिए, बांग्लादेश भी साथ नहीं रह पाया। अगर एक धर्म के सहारे ही साथ रहने का मामला होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी अलग नहीं होते। लेकिन धर्म इकलौती चीज़ नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि अभी मैं लातूर में हूँ, अगर एक मराठी मुस्लिम और एक मराठी हिंदू वहाँ पे खड़ा होगा और मैं खड़ा हूँगा, 5 मिनट बाद दोनों मराठी में बात करने लगेंगे तो वो एक जैसे दिखाई देंगे, मैं बाहरी आदमी दिखाई दूंगा। तो भाषा है, कपड़ा है, संस्कृति है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो हमको जोड़ती हैं। तो तोड़ने वाली चीज़ों की जगह जोड़ने वाली चीज़ों को अगर हम तलाशना नहीं शुरू करेंगे तो देश एक बार विभाजन देख चुका है और देख चुका है कि विभाजन के समय किस तरह की हिंसा हुई थी। बार बार हमें वो देखना पड़ेगा और हमारी पीढ़ियों के पास शायद ये मौका भी नहीं बचेगा कि उस गलती को सुधार सकें। तो थोड़ा सोचिए, अपने बारे में सोचिए। आप जिन नेताओं के कहने पे बात करते हैं या जो नेता आपको भड़काते हैं, आप देखिए उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं उस जुलूस में कभी शामिल होते हैं? क्यों जुलूस ये गरीब इलाकों में ही निकलते हैं? क्यों पैसे वालों के इलाकों में कोई टेंशन नहीं की जाती है? इन सारी चीज़ों को ज़रा सोचना शुरू कीजिए, अपनी नौकरी के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, अपने परिवार के बारे में। शायद चीज़ें पहले से बेहतर अपने आप हो जाएंगी, शायद खुद ही समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें। सर आखिरी टिप्पणी कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल पर मैं बहुत टिप्पणी कर चुका हूँ, वो मतलब आधे घंटे 45 मिनट का मामला होता है। एक लाइन में बताऊँ कि 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जब फिल्म का निर्माता खुद कह रहा है कि मेरा एक एजेंडा है और फिल्म का जो निर्माता है उसकी आप टीएल दिखाइए, चाहे ट्विटर पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे जहाँ भी वो है, वो उसका एक ही एजेंडा है नफ़रत फैलाना। वो हर जगह लिखता है, तो वो खुद कह रहा है कि नफ़रत फैलाने के लिए बनाई गई है, मुझे अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि कला जो भी होती है, आप देखिए विश्व युद्ध पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, आप देखिए विभाजन पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं। फिल्मों का काम नफ़रत फैलाना और बदला लेना नहीं होता है, कला का काम बदला लेना नहीं होता है। कला का काम शुभ का रास्ता दिखाना होता है, बेहतरी का रास्ता दिखाना होता है। ये फिल्म बेहतरी का रास्ता नहीं दिखाती है, बदतरी का रास्ता दिखाती है। और इससे ज़्यादा मैं मतलब इतनी बार बोल चुका हूँ, इतनी जगह पे कह चुका हूँ कि वो 5 मिनट में आप भी जानते हैं कहा नहीं जा सकता है। थैंक यू सर, हमसे संवाद साधने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अशोक पांडे सर। कुछ छोटी मोटी बातें हमने सर के साथ की हैं। भारत सत्ता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।